मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक हैं। हम इस सेशन में क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के टूल्स और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ये बीएड का कोर्स कोड 8611 है। ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि वो कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर और एक बेहतर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकर के पास या उसकी ज़ंबील में क्या कुछ होना चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकर के ज़ंबील में कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मुशाहिदा करने का आदी हो जाए, वो बहुत गहराई में जाकर मुशाहिदा करे। उसके बाद उसको हर चीज़ जानने की ख्वाहिश हो कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसे है। इस तरह के जो सवालात हैं वो हर वक्त उसके दिमाग में घूमते रहे। उसकी तीसरी शर्त ये होती है कि वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो। वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने विशेस को जो है वो हकायक के ऊपर काबज होने का मौका नहीं देता। वो ऑब्जेक्टिवली सोचता है। वो जो कुछ है उसी तरह उसको देखता है। वो ये नहीं समझता कि जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज़ इसके ऊपर लागू हो जाए और यही इसकी हकीकत बन जाए। नहीं, वो ऑब्जेक्टिवली सोचता है। फिर उसके पास एनालिसिस की स्किल आ जाती है। ये वो चार चीज़ें हैं उम्र यार की ज़ंबील की या एक क्रिटिकल थिंकर के ज़ंबील की, जिससे वो एक बेहतर जो है वो क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो होता है जो अपनी ज़ाती मुशाहिदात को, अपने ज़ाती जो ज़िंदगी में उसके साथ हो रहा है उसको एक बेहतर अंदाज में आगे बयान कर पाए। इसके लिए भी उम्र यार वाली ज़ंबील में तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शंस को वो अपने अंदर को खंगाल सके, वो देख सके कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूँ, मैं किस तरह सोचता हूँ। और फिर जो चीज़ वो सोचता है, जो महसूस करता है, जो उसके दिमाग में आती है, वो उसको एनालाइज कर ले। वो उसको अनबायस्ड एनालाइज करे। बायस्ड एनालिसिस नहीं होना। अगर बायस्ड एनालिसिस होगा तो उसकी वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो सही नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो बंदा अनबायस्ड हो। ये सबसे बड़ी शर्त है। बायस्ड जो है वो सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा। अब किसी में ये दोनों खूबियां पैदा करने के लिए जो थ्योरेटिशियंस हैं, जो उलमाए तालीम हैं या दूसरे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने कम से कम इसके चार टूल्स हमें दिए हैं। एक माइंड मैपिंग, दूसरा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, तीसरा असेसमेंट शेड्यूल और चौथा मेंटोरिंग एंड पीर सपोर्ट। ये चार ऐसे टूल्स हैं जो हमारी बढ़ोतरी को आगे लेकर जाते हैं। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और हम एक बेहतर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स बन पाते हैं। हम इसके ऊपर एक एक करके गुफ्तगू करते हैं। माइंड मैपिंग ये ज़बरदस्त टूल है, बहुत खूबसूरत टूल है। ये ग्राफिक फॉर्म में होता है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक माइंड मैप है, आप इसको देख लें। ये कैसा खूबसूरत है। इसके सेंटर में एक चीज़ है, उसके बाद ये चीज़ें हैं, उसके बाद इनकी ब्रांचेस हैं। ये है माइंड मैपिंग। ये ग्राफिक शक्ल में होता है। फिर
ये हमारी कॉर्टिकल स्किल्स को यूटिलाइज करता है। माइंड मैपिंग उसी वक्त होगी जब हमारे ब्रेन की कॉर्टिकल स्किल्स यूटिलाइज होंगी। ये आप देखें, ये हमारा और आपका ब्रेन है, इसके दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हिस्सा है, एक राइट हिस्सा है। जो लेफ्ट हिस्सा है ये हमारे वर्ड्स को कंट्रोल करता है, नंबर्स को कंट्रोल करता है, लिस्ट को कंट्रोल करता है, हमारी लॉजिक को कंट्रोल करता है और हमारे एनालिसिस को कंट्रोल करता है। जो हमारा राइट हिस्सा है वो हमारी कलर परसेप्शन को करता है, हमारे डे ड्रीमिंग को, मैं क्या से क्या बनना चाहता हूँ, ये 3D पिक्चर्स को डेवलप करता है, हमारे में रिदम लाता है, बैलेंस लाता है और हमारी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी के लिए कंट्रोल करता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो माइंड मेकिंग के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये स्किल आपके पास इकट्ठी हो जाए तो फिर क्या होगा, आपके पास आइडियाज़ की एक लंबी फहरिस्त इकट्ठी हो जाएगी और आप उन आइडियाज़ को जब बयान करेंगे तो आपका जोरे कलम और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये जो माइंड मैपिंग की तकनीक है ये टोनी बुजन ने 1960 में हमें दी थी। अब हम इसको इस्तेमाल करके अपने विजन्स को बहुत वसी करते हैं, क्लैरिटी लेते हैं और उसके मुताबिक हम अपने आप को बयान कर पाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं। अब माइंड मेकिंग का प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, ये देखें कि सबसे पहले हम सेंटर में टॉपिक लिख देते हैं। ये हमने फॉर एग्जांपल फूड ग्रुप का टॉपिक लिखा है, उसके बाद उसके मेन हेडिंग होती हैं या और क्या इसके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, ये 4 5 6 चीज़ें हम लिख देते हैं। ये फॉर एग्जांपल वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, ये बीन्स हैं, ये वाटर है, ये कन्फेक्शंस हैं, ये मीट है, ये डेयरी है, ये फूड ग्रुप की चीज़ें हैं। ये हमने 5 6 इसके मेन आइडियाज़ लिख दिए। फिर आगे उनके मज़ीद ब्रांचेस बनाई, मज़ीद उनके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो हम अटैच करते हैं। ये अब हमने फॉर एग्जांपल वेजिटेबल में कैरेट आ गई, ब्रोकली आ गई, ये मशरूम आ गई, ये अनियन आ गया, इसी तरह फ्रूट्स की हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इसको ऐड अप कर देते हैं। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर आप देखें कि आपके पास आइडियाज़ का एक दरिया है जो बहता चला जाएगा। अब क्या है, आप वेजिटेबल के ऊपर अलहदा से अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग दे सकते हैं, फ्रूट्स के ऊपर अपनी अलहदा से रिफ्लेक्टिव राइटिंग दे सकते हैं, ये इसके ऊपर अपनी अलहदा से रिफ्लेक्टिव राइटिंग दे सकते हैं, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर ये है एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा स्टाइल जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक बेहतर थिंकर बन सकते हैं, एक बेहतर रिफ्लेक्टिव राइटर बन सकते हैं। सो ये बहुत खूबसूरत टूल है आपके पास, जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या से क्या हो जाएंगे। अब माइंड मैपिंग की बेसिस क्या है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं। इस पिक्चर में 6W और 1H है। ये सवाल की अबजद है कि आप कौन कौन से सवाल करेंगे। अगर आपका माइंड इस 6W1H को अपने साथ चला पाए तो आप एक बेहतर थिंकर बन जाएंगे। वो क्या है कि कोई चीज़, कोई वाकया कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, आपके उसके बारे में विच आइडियाज डू यू हैव अबाउट दैट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हेन इट हैपेंड और हाउ इट हैपेंड। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जब भी आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए यूटिलाइज करेंगे तो आप के सामने हर चीज़ ऐसे खुलती चली जाएगी और आप का जो भी एनालिसिस होगा, जो की पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो की आपकी गुफ्तगू होगी, वो बड़ी मुनज़्ज़म, मुंतबिक
और खूबसूरत गुफ्तगू होगी। अब इस माइंड मैपिंग के फायदे क्या हैं? ये माइकल मिचेल्को ने हमें बताया कि यार इसके दो फायदे तो बहुत ही ऑब्वियस हैं। नंबर वन, ये आपका ब्रेन जो है ये सारे का सारा एक्टिवेट रहता है। उस वक्त आपकी पूरी कंसंट्रेशन उस टॉपिक के ऊपर आ जाती है जिस टॉपिक को आप खंगालना चाहते हैं। यानी कि आप ये सारी फैकल्टीज जो हैं, ये कोर्टिकल जो स्किल्स हैं, ये सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती है। ये एक इसका फायदा है। दूसरा इसका फायदा ये है कि आप अपने टॉपिक में खुब जाते हैं, आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आप उसी के बारे में सोचते हैं, आप उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि कोई चीज़ तशना ना रह जाए। टेक्निक्स ऑफ माइंड मैपिंग, ये 3 हम टेक्निक्स माइंड मैपिंग के लिए करते हैं। सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें हैं, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा फ्लो चार्ट और तीसरा होबेसियन बिग पिक्चर्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये जैसे ये पिक्चर बता रही है कि हम मुख्तलिफ लोगों के साथ अपनी गुफ्तगू जो है वो डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर उनकी अपनी राय आती है और फिर हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन हमें खुशी मुहैया करता है, हमें रोशनी मुहैया करता है, हमें विजडम मुहैया करता है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का फायदा होता है। अब आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये फ्लो चार्ट यस नो के ऊपर है कि आप अगर यस है तो क्या है, नो है तो क्या है। इस तरह आप इसकी डिटेल स्टडी करते चले जाते हैं और एंड पे पहुंचते हैं और फिर जब भी आप इन सब को जॉट डाउन करते हैं तो आपके पास एक वाज़िया पिक्चर आ जाती है। आपका जो मसला है वो सारे का सारा हल हो जाता है। इसकी जो तीसरी टेक्निक है होबेसियन बिग पिक्चर है, ये आप देख लें कि ये भी माइंड मैपिंग की तरह की एक पिक्चर है। इसी तरह ये सेंटर में है, ये ब्रांचेस हैं, फिर फर्दर ब्रांचेस हैं, फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं। सो होबेसियन जो बिग पिक्चर है ये कई दफ़ा जो है वो माइंड मैपिंग को अपने में इस्तेमाल करती है। ये ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में जाती है। ये इसका मतलब है कि ये माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को भी पेश नज़र रखती है। सो ये आपके विजन को बहुत क्लियर करेगी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करेगी, ये आपको एक बड़ी पिक्चर देगी, ये आपके एनालिसिस को बड़ा शफाफ बना देगी और आप एक बेहतर अंदाज में अपना माफियोज ज़मीर बयान कर पाएंगे। अब जो दूसरा टूल है ये पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है। ये पोर्टफोलियो जो डेवलपमेंट है ये आप की डेवलपमेंट है, आपके ज़ाती तजर्बात की डेवलपमेंट है, आपके एकेडमिक तजर्बात की डेवलपमेंट है, आपके फील्ड तजर्बात की डेवलपमेंट है। सो आप ज़िंदगी में कैसे डेवलप करते हुए, अपनी बढ़ोतरी करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, आपके ख्यालात में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, आपके अपने आप को बयान करने में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ये पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इसके मुतल्लिक़ होती है। आप कितने तख्लीकी ज़हन के बन रहे हैं, आप कितने क्रिटिकल ज़हन के बन रहे हैं, आप कितने एनालिटिकल ज़हन के बन रहे हैं, ये पोर्टफोलियो डेवलपमेंट उसको गेज करती है, उसको मॉनिटर करती है, उसको देखती है, उसको आगे बयान करती है। सो आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी फील्ड एक्सपीरियंस की डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी कॉम्पिटेंसीज की डेवलपमेंट हो सकती है, आपके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और जो कुछ आपने किया है उसको मॉनिटर करके हम देख सकते हैं कि आपकी कितनी डेवलपमेंट है। आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की कितनी स्किल आई है, ये इसमें हम देखते हैं। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये
हम हर वक्त करते रहते हैं, हम हर वक्त देखते रहते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन डेवलपमेंट है, ये इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस है कि आप देखते रहते हैं कि मेरे में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। इसके 3 पहलू हैं। आप अपने वर्किंग पोर्टफोलियो देखते हैं कि आप जहां पे काम कर रहे हैं वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको लेकर आगे चल रहे हैं। फिर आपके डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है कि आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आपकी एक्सपीरियंस की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। और तीसरा शो केस पोर्टफोलियो कि जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं उसको जब भी हम शो ऑफ करते हैं तो वो पता चलता है कि आपकी आहिस्ता 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 क्या डेवलपमेंट हो गई है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई है, आपकी तख्लीकी सलाहियत कितनी प्रमोट हो गई है। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम में हर वक्त हर लहजा डेवलपमेंट होती रहती है। और अगर हम इसको मॉनिटर करना शुरू कर दें तो हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, हम बेहतर थिंकर हो जाएंगे, हम बेहतर लर्नर हो जाएंगे, हम बेहतर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हो जाएंगे। तीसरा जो टूल है वो असेसमेंट शेड्यूल के बारे में कि आप अपने आप को असेस कैसे करते हैं। आपने हर वक्त अपने आप को देखना है कि मेरी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से कहाँ पे पहुंची है। मतलब आज से 1 माह पहले क्या थी, आज क्या है, 1 साल पहले क्या थी, आज क्या है। सो आप इसको देखते हैं कि आप डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों, और अगर आपने करना है तो उसके लिए क्या तरीका कार अडाप्ट करना है। फिर आप देखते हैं कि इसमें हमारा वो डेवलपमेंट का क्या मॉडल हो सकता है। अगर हमारी डेवलपमेंट नहीं तो हम कौन सा मॉडल अपने लिए अडाप्ट करें कि हमारी डेवलपमेंट हो। और फिर हमने किस चीज़ में अपनी डेवलपमेंट देखनी है। हमने क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलपमेंट देखनी है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनिंग में हमने अपनी डेवलपमेंट देखनी है, अपने लर्निंग को हमने देखना है, अपने प्रैक्टिकल स्किल को हमने देखना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को देखना है। सो जो भी आपने देखना है आपने उसके हिसाब से अपना मॉडल चूज करना है। ये भी जो डेवलपमेंट है, जो असेसमेंट शेड्यूल है, ये पीरियडिक शेड्यूल होता है। जैसे हमने पीछे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप हर लम्हा हर वक्त देखते रहते हैं। लेकिन जो असेसमेंट शेड्यूल है ये पीरियडिक है। आप कुछ वक्फे के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद आप इसको रिव्यू करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ भाई मेरे में क्या तब्दीलियां आई हैं। इन तब्दीलियों को गेज करने के लिए मार्केट में बेशुमार स्टैंडर्ड टेस्ट अवेलेबल हैं। आप उनकी बुनियाद के ऊपर अपने आप को गेज कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। मेंटोरिंग एंड पीयर सपोर्ट, ये चौथा टूल है। इसमें 2 बंदे रिलेटेड हैं, ये उनके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करती है। एक बंदा मेंटोर कहलाता है और दूसरा मेंटी। जो गाइड कर रहा होता है वो मेंटोर होता है, जैसे हमारा टीचर है वो मेंटोर है, जैसे स्टूडेंट है वो मेंटी है। ये उनके दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का नाम है। इस म्यूचुअल रिलेशनशिप से जो है वो मेंटोर हमें हमारी डेवलपमेंट करता रहता है, वो हमारी बढ़ोतरी करता रहता है, वो हमारी थिंकिंग को क्लियर करता रहता है, वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहता है, वो हमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की ट्रेनिंग देता रहता है। सो मेंटोर जो है वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी बढ़ोतरी, वो हर किस्म की होलिस्टिक बढ़ोतरी को पेश नज़र रखकर आगे चलता है। तालीम में हमारा जो टीचर है वो हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, वो अपने स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। कभी भी ज़हन में न रखें कि आपका उस्ताद आपकी प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं करना चाहता। जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी कॉम्पिटेंसी है, वो उतनी कॉम्पिटेंसीज
के हवाले से आपकी मेंटोरिंग करता रहता है। अब मेंटोरिंग के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर्मल है, ऐसे ही कैजुअली हम करते रहते हैं। नेचुरल है, पीर मेंटोरिंग है, सिचुएशनल मेंटोरिंग है, सुपरवाइजरी मेंटोरिंग है और ट्रेनी इनिशिएटेड मेंटोरिंग है। सो इस तरह से हम दूसरे इंसान में बढ़ोतरी करते रहते हैं। सो अगर हम ये बढ़ोतरी जारी रखें इन टूल्स की बुनियाद के ऊपर, तो हम बेहतर क्रिटिकल थिंकर हो सकते हैं, हम बेहतर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।